नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 1 साल पूरा हो गया है और ये साल आपको याद होगा जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे नरेंद्र मोदी, तो उनका जो वादा था, जो इरादा था, जो नारा था, वो था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब 1 साल बाद क्या सबका साथ है, क्या सबका विकास है, क्या सबका विश्वास है? क्या इसी पैमाने पर उनको आंका जाए? अगर देखते हैं तो किस तरह का उनका रिपोर्ट कार्ड 1 साल में निकलता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए एक खत लिखा है, एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उनके नज़र से उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी सरकार ने क्या काम किया। हालांकि अगर उनकी मंत्रियों की बात मानी जाए तो उनके गृह मंत्री से लेकर और बाकी कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो अलग अलग अखबारों में लेख लिखकर, दर्जनों की तादाद में लेख लिखकर ये बता रहे हैं कि ऐतिहासिक काम हुआ है इस पिछले 1 साल में। अब ये किस तरह का इतिहास है, सरकार के मुताबिक इतिहास बना है या भारत की जनता के मुताबिक इतिहास बना है, ये देखना ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम आंखें कि क्या क्या पिछले 1 साल में काम हुआ है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि खुद मोदी जी क्या कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं पिछले 1 साल में। उन्होंने भी इतिहास का जिक्र किया। मज़दूरों को फ़िलहाल परेशानी हो रही है। आखिरकार उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज तो किया, इस बात को स्वीकार किया कि मज़दूरों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, गरीब लोगों को परेशानी हो रही है। आर्थिक विकास में फ़िलहाल जैसा हम नज़र आ रहे हैं, हम अचानक दुनिया को हैरान कर देंगे, इस तरह की प्रगति करेंगे, ये उन्होंने अपने पत्र में वादा किया है। और जो ख़ास अचीवमेंट्स जिन्हें बता रहे हैं, जो हासिल किया है इस 1 साल में, उनमें आर्टिकल 370 का हटाया जाना, उनके मुताबिक ये एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ा है उनके मुताबिक। इसके अलावा अयोध्या फैसले का भी उन्होंने जिक्र किया, जिससे राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। और CAA को उन्होंने बताया कि कैसे भारत की जो एक करुणा और साथ ही एक समावेशी जो पूरा एक सोशल बिलीफ है, जो एक सामाजिक विश्वास है, उसके मुताबिक ये कानून पास कराया गया CAA का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर हफ्तों तक जो है वो भारत में विरोध प्रदर्शन हुए अलग अलग शहरों में। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह की बात मानी, उन्होंने आर्टिकल लिखकर बोला है कि 6 दशकों के को अनडूइंग 6 डेकेड्स इन 6 ईयर्स, यानी 6 दशकों में जिस चीज़ को बनाया गया उनके मुताबिक उसको हमने हटाकर 6 सालों में नए सिरे से चीज़ों को बनाया है। अगर इस हेडलाइन से ये मतलब निकाला जाए तो ये तो वो है जो नरेंद्र मोदी जी विश्वास करते हैं कि उन्होंने ये किया है। अब हम ये देखते हैं कि उन्हें किस तरह से आंका जाए जनता के, समाज के, लोकतंत्र के और संविधान के पैमाने पर। तो अनडूइंग का जब जिक्र हो रहा है, मिटाने का, ख़त्म करने का जो जिक्र हो रहा है, कैसे जो 70 साल का लोकतंत्र है उसको 6 साल में किस तरह से कमज़ोर किया जाता है, किस तरह से अंडू किया जाता है, संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान का जो स्ट्रक्चर है, उस किताब को किस कंटेम्प्ट के साथ इस सरकार ने पिछले 1 साल में देखा है, उसका पूरा नज़रिया हमें पूरा एक तरह से नज़र आती है योजनाबद्ध तरीके से पिछले साल में कैसे किया गया। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तब वो विकास की बात करते थे, आर्थिक विकास की बात करते थे, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, नौकरियों की बात करते थे। वो तमाम चीज़ें हटाकर अब 1 साल बाद आप ये देखें, 6 साल मान लेते हैं या 1 साल दूसरे कार्यकाल का मान लेते हैं, नौकरियां कहाँ हैं, आर्थिक विकास कहाँ हो रहा है, प्रगति कहाँ है, वो सब भूलकर पूरा जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है संघ परिवार का, भाजपा का, पिछले 1 साल में उस पर पूरी तरीके से काम किया गया है, बिना ये सोचे हुए कि आम जनता, गरीब जनता को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ट्रिपल तलाक से शुरुआत की सरकार ने। पहला लेजिस्लेशन, जो पहला कानून पास हुआ दूसरे कार्यकाल के पहले साल में, वो ट्रिपल तलाक था। यानी उसमें कहा तो ये गया कि ये मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए किया गया है, लेकिन उसमें जो एक पक्ष जोड़ दिया गया कि अगर मुस्लिम पुरुष अपनी महिला को, अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे जेल जाना होगा, लेकिन अगर यही काम हिंदू पुरुष या नॉन मुस्लिम पुरुष किसी दूसरे धर्म का करता है तो वो जेल नहीं जाएगा। तो अपने आप में कितना डिस्क्रिमिनेटरी ये कानून था, इससे शुरुआत हुई। उसके बाद हमने देखा कि अगस्त के महीने में आर्टिकल 370 हटा लिया गया, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा भी हटा दिया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया राज्य को। आपने ये देखा कि लॉकडाउन शब्द, इसको अब देख रहे हैं और आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन कनेक्शन है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल भी रहा है। ये लॉकडाउन 5 अगस्त को लगाया गया था जम्मू कश्मीर में और अभी तक पूरे तरीके से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो नहीं हटी हैं। यानी कि पूरे स्टेट को, पूरे राज्य को ताले में बंद कर कर कहा यह गया कि उस राज्य की भलाई के लिए ऐसा कहा गया है। संविधान के विरोध में
संविधान का बिल्कुल अवमानना करता हुआ ये कदम उठाया गया मोदी सरकार के ज़रिए। अयोध्या में अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए यूँ तो राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन जाहिर है कि ये सरकार इसमें सीधे तौर पर अगर इसके लिए जिम्मेदार ना भी हो, कोर्ट के ज़रिए फैसला किया गया। लेकिन जो मैनिफेस्टो है भाजपा का पिछले कई दशकों से लगातार उनके एक बड़ा ये वादा जो था, या कहें सबसे बड़ा वादा था अयोध्या में राम मंदिर बनाने का, वो पूरा हो गया। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो ट्रिपल तलाक पे हम देखते हैं जो एक डिस्क्रिमिनेटरी, जो भेदभाव भरी नीति सरकार की, वही नज़र आती है CAA में। अगर ये कहते नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कि वाकई हम प्रताड़ित जितने समाज हैं, ये इन 3 देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, हम इनका स्वागत करते हैं कि हमारे देश में आएँ और उनको हम नागरिकता देंगे, तब तो समझ में आता। लेकिन सिर्फ मुस्लिम धर्म के अलावा बाकी सबको हम नागरिकता देंगे, साफ तौर पर पता चलता है कि जो भेदभाव ट्रिपल तलाक के मामले में देखा गया, वही भेदभाव अब यहाँ देखा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म को अलग रखकर बाकी धर्मों के लोगों का स्वागत है। और वो पूरी क्रोनोलॉजी आपको याद होगी जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने हमें समझाई थी कि कैसे पहले CAA आएगा, फिर NRC वो करेंगे। यानी हम ये खुद नहीं कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कैसे इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको समझा जाए कि कैसे भारत में नागरिकता तय होगी। और अगर ये भी भूल जाएं तो भारत का संविधान जो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की इजाज़त नहीं देता, वो यानी नागरिकों को धर्म के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो नागरिकता देते वक्त आप कैसे धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए संविधान विरोधी ये कानून लागू कर दिया गया। तो ये तो आपने देखा कि कुछ किस तरह से कानूनों के ज़रिए संविधान को, कानून बनाकर संविधान को किस तरह से कमज़ोर किया गया, ये आपने कदम देखे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो एक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर देश में, सिद्धार्थ वरदराजन द वायर पर लिखते हैं, ये लिंक भी आप अपने कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि 1 साल के मोदी सरकार के इस कार्यकाल को कैसे आंका जाए। वो ये कहते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी के बाद पहली बार इतने सारे लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, कस्टडी में वो लोग हैं और बाकी लोगों को के सर पर तलवार लटकी हुई है पॉलिटिकल वजहों से, जो राजनीतिक वजह यानी कि राजनीतिक विरोध। और इस राजनीतिक विरोध में सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं हैं, राजनीतिक विरोधी नहीं हैं, यानी सिर्फ उमर अब्दुल्ला या हम कहें महबूबा मुफ्ती या बाकी जो तमाम लोग हैं जम्मू कश्मीर में, सिर्फ वही नहीं, या पी चिदम्बरम को जेल जाना पड़ा वही नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि जो छात्र हैं जो किसी ये प्रोटेस्ट में शामिल रहे, या वो लोग जो आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता या वो वकील या वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, किस तरह से उनको धड़ल्ले से सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार उनसे सहमत नहीं है, इसलिए असहमति के अधिकार को कुचलना जो है सिद्धार्थ वरदराजन के मुताबिक ये इस सरकार का एक बड़ी ऐसी चीज़ रही है जो डिफाइन करती है। उनका ये कहना है कि इमरजेंसी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी के बाद ही पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि सत्ता से जुड़े जो लोग हैं वो धड़ल्ले के साथ हिंसा की वकालत कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप सत्ता के राजनीतिक जो एजेंडा है उससे सहमत होते हैं तो आप हिंसा में शामिल भी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आपको सज़ा नहीं होगी। तो एक तरफ वो लोग हैं जो राजनीतिक सिर्फ असहमति की वजह से जेल जा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि हिंसा की वकालत कर रहे हैं और कभी कभी शामिल पाए जाने के बावजूद भी वो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसका सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। UAPA का उसके बाद जिक्र हो रहा है कि कैसे UAPA का गलत इस्तेमाल करके, जिसमें स्टेट को ये पावर दी जाती है कि वो एक इंडिविजुअल को, एक आदमी को, एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, इस कानून का कितना अब्यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बात लिखी है। और इन तमाम जो कदम हैं इसमें एक ख़ास तौर पे जो एक चीज़ जो डिफ़ाइन करती है वो संविधान के विरोध के अलावा जो अल्पसंख्यक विरोध है वो साफ तौर पर नज़र आता है। उसको छिपाने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है कि शायद उस पर पर्दा डालने की कोई कोशिश की गई हो। तो असहमति के अधिकार या डिसेंट का हम जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगहों पर इस तरह के केसेस सामने आए हैं जहां सरकार की छोटी मोटी आलोचना करना, जैसे मध्य प्रदेश में किसी ने गप्पू कहा, गप्पू शब्द का इस्तेमाल किया तो उसको उसके लिए जेल जाना पड़ा, या किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ या सरकार के बारे में कोई बात करना, आलोचना करना, ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक तरह से गुनाह बन गया है। क्योंकि ये 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है यही तय करेगा कि आने वाले जो 4 साल हैं सरकार के वो कैसे होंगे। तो जो कुछ चीज़ें डिफाइन कर रही हैं इस 1 साल को, इस 1 साल के अंदर क्या किया गया,
वो ये है कि किस तरह से सत्ता का केंद्रीयकरण किया जाए। यानी कोरोना वायरस के बाद भी जो लॉकडाउन लागू किया गया है उसमें भी कमोबेश कोशिश यही है कि इस इमरजेंसी को भी एक्सप्लॉइट करके किस तरह से जो सेंट्रलाइजेशन है पावर का वो किया जाए, सत्ता का केंद्रीयकरण। इसके अलावा लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको कुचला जाए, अपने करीबी जो कारोबारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी को कमज़ोर किया जाए। यानी एक लोकतांत्रिक जो ढांचा है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी जो जड़ें होती हैं, उसके जो खंभे होते हैं उनको धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर किया जाए। यही जाहिर है लोकतंत्र होता है, जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं होती हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगले साल अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के वक्त में जिस तरह की ख़राब जो आर्थिक हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं। 8 से 10 करोड़ लोग बेरोज़गार बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन में थोड़ी ढील होने के बावजूद भी ये एक बड़ा ख़तरा साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कैसे इस पर सरकार पार लगाएगी, जब बिल्कुल बिना योजना के, बिना प्लानिंग के, इस तरह से बिना चीफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट किए हुए जो फेडरल संघीय ढांचा है भारत का, उसको नज़रअंदाज करते हुए जब फैसले लिए जा रहे हैं तो अगला आने वाला साल भी, सिद्धार्थ बदराजन अपने आर्टिकल में कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।